मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मियां और भी तेज हो रही हैं। सभी विधानसभाओं में विभिन्न पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। इस बीच रीवा जिले की त्योंथर विधानसभा काफी चर्चा में है। यहाँ हाल ही में दोनों बड़े दलों में दल बदल हुए, लोग पार्टी से दूसरी पार्टी में गए और विभिन्न समीकरण बने। उनका क्या असर होगा, कैसा है राजनीतिक परिदृश्य, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। अपना पंच शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं त्योंथर विधानसभा से जुड़े हुए और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय अमित गौतम जी। अमित जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश शुक्ला जी, आप मतदाता हैं त्योंथर क्षेत्र के और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं, स्वागत है आपका। अंकित मिश्रा हैं हमारे साथ, आप युवाओं में काफी सक्रिय हैं, युवाओं के बीच में आपकी बेहतर पकड़ है, त्योंथर की काफी समझ रखते हैं आप। अंकित जी, आपका स्वागत है अपना पंच शो में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप लोग क्योंकि त्योंथर से जुड़े हुए हैं और रीवा जिले की ही पूरी राजनीति देख रहे हैं, और हम कहें कि विंध्य क्षेत्र जो है वहां एक महत्वपूर्ण घराना रहा है राजनीति में। कांग्रेस पार्टी से श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के नाम से जाने जाते थे और उनके नाती सिद्धार्थ तिवारी हाल ही में पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए और 2 दिन के अंदर ही उन्हें विधानसभा प्रत्याशी बना दिया गया। और इसी बीच जो लोग भारतीय जनता पार्टी में थे वो दूसरे दल में चले गए। तो ये जो भी घटनाक्रम रहा है, अमित जी कैसे देखते हैं आप इसको, क्या असर रहेगा आने वाले चुनाव में इसका? देखिए अखंड जी, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मेरा जन्म स्थान त्योंथर में है, त्योंथर विधानसभा में। और जितना मैं त्योंथर विधानसभा को समझ पाया हूं आज तक, त्योंथर में किसी भी नेता ने कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं, या जो भी विकास कार्य हुए हैं वो उन्हें विकास की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ना तो हमारे यहाँ रोजगार की समुचित व्यवस्था हो पाई है, न शिक्षा की समुचित व्यवस्था है, और न ही चिकित्सा की समुचित व्यवस्था है। आपकी बात उचित है, आप ठीक कह रहे हैं कि जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, या जो कुछ दिनों में पार्टी को बदल के और प्रत्याशी बन जाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो बहुत सारी समस्याएं हमारी इन पार्टियों के साथ है। पार्टियों को उन अपनी उद्देश्यों के साथ अपने आप को, खुद को आत्मसात करना चाहिए कि हम 2 दिन में कोई व्यक्ति आया और हमने उसको टिकट दे दी और उसको हमने प्रत्याशी बना दिया। कल तक वो उन्हीं नीतियों का विरोध कर रहा था, आज वो उन्हीं नीतियों को अच्छा कह रहा है या उसी को विकास मानकर और उसका गुणगान कर रहा है। 1 महीने भी नहीं होते हैं, 17 सितंबर का कार्यक्रम होता है त्योंथर में, और उसके बाद 17 सितंबर को जिस तरह भी भाषणबाजी होती है, उसके बाद की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपने देखी है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के प्रत्याशी हमारी राजनीतिक पार्टियां चुनेंगी, जिनका वो ये दायित्व था कि हम उन व्यक्तियों को लाएं जिन व्यक्तियों ने काम किया है, जिन व्यक्तियों ने 10 साल 15 साल पार्टी के साथ दिया है, जिन्होंने पोस्टर लगाए हैं, जिन्होंने नारे लगाए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, जिन्होंने अनशन किया है, प्रदर्शन किया है, सरकार की गलत नीतियों के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, अगर उन व्यक्तियों को टिकट दिया जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। इसके बाद जहां आपने कहा कि त्योंथर का मतदाता आज परेशान है। त्योंथर का मतदाता सुबह देखता है कि यह नेता, अमुक नेता इस पार्टी में है, शाम को उसका दूसरी पार्टी में विलय हो जाता है उस व्यक्ति का। मतलब इस 12 घंटे या 8 घंटे के समय में उसका ब्लड चेंज हो जाता है, उसके सोचने की समझने की क्षमताएं चेंज हो जाती हैं, और जो नीतियां उसको कल तक गलत लग रही थी आज उसको अच्छी लगने लगती हैं, और उसके साथ वो जुड़ जाता है और उसी को आगे बढ़ाने लगता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज त्योंथर का मतदाता बहुत कंफ्यूज है, ऐसा कह सकते हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति है मतदाता की। मतदाता समझ सकता है, सोचता है, तब तक में प्रत्याशी बदल जाते हैं, पार्टी प्रत्याशी बदल देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थिति में हमारे त्योंथर की
हमारा कहना इसलिए उचित होता है क्योंकि मेरा जन्म वहां हुआ है और मेरा गांव वहां है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि त्योंथर का मतदाता जो है वो बहुत कंफ्यूज स्थिति में है। अमित जी ने अपनी बात रखी है। त्योंथर का मतदाता इस समय विस्मय में है। सुबह एक गमछे के साथ होती है जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी, और शाम को गमछा बदल जाता है, पार्टी बदल जाती है। ये बहुत ही संशय में डालने वाली स्थिति हो गई है मतदाताओं के लिए और उन पार्टियों के लिए भी कि खुद भरोसा नहीं है कि कौन कब कहां रहेगा। प्रकाश जी के पास चलेंगे। प्रकाश जी, कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, क्या कहना है आपका इस पर? जी सर, सबसे पहले हम अपने आज के जो भी हमारे चैनल को देखने वाले दर्शक हैं, सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने स्टूडियो में इस बुलाने के लिए, समय देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद अखंड प्रताप सिंह जी को। जहाँ तक है जो हमारे अमित भैया जो चीज़ बोले हैं, ये बहुत ही माने अच्छी बात कहे हैं कि ये सारी जो घटनाएं हुई हैं, जो उठा-पटक हुआ है राजनीतिक दलों में, ये निश्चित ही कि मतदाताओं को बहुत विस्मय में डाल दिए हैं। अब करना क्या है इसमें? और अच्छा, लास्ट में चल के इसमें त्योंथर की राजनीति वैसे भी जो तो हर तरह से देखा जाए जातिगत राजनीति हो जाती है लास्ट में चलते-चलते, भले ही शुरू में कुछ भी रहा हो। पर ये जो घटनाएं हुई है, जो प्रत्याशियों का दल-बदल हुआ है, तो ये कहीं न कहीं जो है तो सारी चीज़ों को प्रभावित कर रही है। उसको सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो सभी लोग परेशान हैं इससे। जी। तो प्रकाश जी, ऐसे में जैसा सर आपने जी बताएं। ऐसे में सर ये सोचना मुश्किल हो जाएगा कि अब आगे जो तो कैंडिडेट जो जीतने वाले होंगे तो वो विकास कैसे कर पाएंगे सर। ये बहुत ही माने सौभाग्य की बात रही है कि केंद्र में भी और राज्य में भी और विधानसभा में भी बीजेपी का शासन काल रहा है और इस काल में यदि त्योंथर का विकास नहीं हुआ सर, तो हमें नहीं लगता कि अब ऐसा भी सहयोग बन सकता है या बन जाएगा। तो बहुत ही असमंजस का विषय तो है सर, कहीं न कहीं। बात निकल के आती है कि विकास नहीं हुआ है, जो विकास होना चाहिए त्योंथर का जी, और जिस तरह से विकास होना था वो नहीं हुआ है। अमित जी आते हैं आपके पास। अंकित मिश्रा के सुझाव ले लें हम। अंकित मिश्रा जी हैं हमारे साथ, युवाओं के बीच सक्रिय रहते हैं अंकित जी। अंकित जी, कैसे देखते हैं पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को जो अभी हुए हैं हाल ही में त्योंथर में? ये महज त्योंथर की बात नहीं है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये सिर्फ मैं बेचारे का शब्द इस्तेमाल करूंगा त्योंथर के लिए, ये पूरे देश की जो परिस्थिति है वो बदली हुई है। ये सिर्फ त्योंथर की बात नहीं है। आप चाहे राजस्थान लें, चाहे छत्तीसगढ़ लें, चाहे मध्य प्रदेश लें, हर जगह पिछली बार तो सरकार ही खरीद ली गई थी, पलट दी गई थी। खरीदने जैसा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि लगातार वही परिस्थितियां, जो कहते हैं कि मैं अपनी जनता के लिए खड़ा हो रहा हूं या जनता को के लड़ाई के लिए मैं आ रहा हूं, तो दरअसल ये बिल्कुल गलत है। और बेचारी दो जो छोटी पार्टियां हैं समाजवादी जैसी, तो जब कांग्रेस वाला बीजेपी में चला जाता है और बीजेपी वाला कांग्रेस में आता है, तो जब कोई किसी को कुछ नहीं बचता है तो ये दोनों पार्टियां बेचारी मुंह फाड़ कर कहते हैं खड़ी रहती हैं और वो अपने पार्टी में रख लेती हैं। तो त्योंथर की जो स्थिति है अखंड जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि विकास की बात है तो विकास कभी नहीं हुआ। क्योंकि वहां का मतदाता 2-3 स्थितियों में बटा हुआ है। पश्चिमी अलग है, पहाड़ के ऊपर अलग है और पूर्वांचल अलग है। तो दरअसल ये ब्राह्मण वोटर्स का ज्यादा वहां दबदबा रहता है कि ब्राह्मण जब चाहते हैं जिसको, तो पिछले वर्ष ब्राह्मण को भी जिता के इन्होंने देख लिया। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है हम जाएं तो जाएं कहां चले जाएं। और ये दरअसल बेचारा मतदाता नहीं है, ये दरअसल मैं ये कहूंगा कि मतदाता की ही गलती है कि अगर आप ब्राह्मण पर या किसी और विषय पर वोट कर रहे हैं, ये आपकी गलती है। ये आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। क्योंकि नैना नदी का पुल जो है, मैं आपको बताता हूँ, एक नैना नदी है पूर्वांचल में, वर्षों वर्षों तक लोगों ने लड़ाई लड़ी, वर्षों तक, तब जाके नैना नदी का पुल मिला। और मेरे दादा बताते थे कि चौरा का जो घाट है वो 1950-1960 के आसपास से उन लोगों ने टकाई की है, पहाड़ में जाके वहां मजदूरी करके तब फोड़ने का कार्य किया जा रहा था।
और आज 2023 चल रहा है। सोचिए, पिछले विधानसभा में उसको चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। तो विकास की तो कोई बात ही नहीं है। और पहली बात जो अमित जी ने कहा कि रोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो किसी भी विधानसभा स्तर में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई एक आध दो छोड़ दे, कोई भी अगर रोजगार दे दे या दे रहा हो तो मैं कहूं तो त्योथर की बात ही नहीं होती है। तो ये समझना पड़ेगा, ये वहां की जनता को समझना पड़ेगा कि अगर हम पार्टी वाइज देखें दो तरह में, कि कांग्रेस और बीजेपी, तो अभी तक जो था कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी कि चलो कांग्रेस को इस बार जिताया जा सकता है क्योंकि कांग्रेस में एक ब्राह्मण चेहरा आ रहा है। और बीजेपी में ये था कि कई सारे, दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में जब ज्यादा दिनों तक सरकार होती है तो हर विधानसभा स्तर में एक नहीं, एक से कई ज्यादा प्रत्याशी तैयार हो जाते हैं। तो बीजेपी के लिए जो सबसे खतरनाक है अभी, वो है उनके प्रत्याशी। क्योंकि अगर उनका जिसको भी टिकट मिला, अगर वो जीत जाएगा तो उनका नंबर नहीं आएगा आगे कभी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो हर संभव मदद करेंगे दूसरे दल की कि हमारे दल वाला हार जाए और हमारा नंबर आ जाए किसी तरह से। तो अभी वहां दो समीकरण हैं, दोनों समीकरण में हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जीत सकती है कि कांग्रेस जीत सकती है। कांग्रेस में एक समीकरण फेल होता है, वो होता है ब्राह्मण चेहरा। ब्राह्मण चेहरा नहीं है तो वो फेल हो सकता है। पर इनके साथ एक ड्रॉबैक वो है कि हम सिर्फ चुनाव के 1 महीने पहले सक्रिय होते हैं, उसके पहले हम 4 साल 11 महीने किस अज्ञातवास में होते हैं इनको खुद ही नहीं पता है। तो ये भी एक विशेषता हो सकती है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा प्रत्याशी जीते कि जो हमको आसानी से त्योंथर में उपलब्ध हो सके। ये वहां की जनता की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये जनता को पता है कि उनको उसके बाद ढूंढना पड़ेगा तेल नून चाउर लेके कि हमारे विधायक महोदय जी कहाँ हैं। तो ये दो समीकरण हो सकते हैं। जी, अंकित जी ने बताया है, जैसे दो बातें निकल के आ रही हैं हमारे तीनों वक्ता जो हैं कि विकास भी नहीं हुआ, रोजगार के अवसर भी नहीं मिले और युवा भी परेशान है और बाकी मतदाता भी परेशान है। और इस बीच में जो एक बात और निकली कि जो प्रत्याशी हैं वो वहां रहेंगे ही नहीं और जो वर्तमान सत्ताधारी दल रहा है उसने एक तरह से देखा जाए तो बाहर का ही प्रत्याशी वहां तैयार कर दिया है, दूसरी विधानसभा के प्रत्याशी को वहां पे उतारा है। और किसी भी पार्टी की बात करें तो जब हमारा जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में रहेगा, क्षेत्र की समस्याओं को समझेगा, तब तो कुछ कर पाएगा। ये महत्वपूर्ण बात होती है। अमित जी, आप कोई बात रखना चाह रहे थे अपनी? जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अंकित जी हैं, इन्होंने कहा विकास नहीं हुआ। ये इस चीज से मैं इनसे असहमत हूं। विकास हुआ है, लेकिन वहां के स्थानीय नेताओं का विकास हुआ है। जो साइकिल और मोटरसाइकिल के जो लोग थे वो स्कॉर्पियो में आ गए हैं, स्कॉर्पियो वाले फॉर्च्यूनर में चले गए हैं और जो फॉर्च्यूनर थी उनके बच्चे फॉर्च्यूनर में चढ़ने लगे हैं। तो विकास तो हुआ है, इसको नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं। रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। जो हमारे वहां के स्थानीय नेता थे उनके कॉलेज बन गए हैं, तो उनके बच्चों को रोजगार मिल गया। वहां की गैस एजेंसियां मिल गई उनको, पेट्रोल पंप मिल गया उनको। तो वहां के जो स्थानीय नेता था उसका रोजगार चला है। हम ये नहीं कह सकते कि उसका रोजगार नहीं चला, उसका विकास नहीं हुआ। खूब विकास हुआ है, बड़ी बड़ी हवेलियां बन गई, जिनके खपड़े के घर हुआ करते थे अखंड जी जिन नेताओं के। और जो लोग इस नाम पे आए थे कि हम कार्यकर्ता हैं, हमने पूरा जीवन दे दिया, तो लोगों ने दिल से उनको सपोर्ट किया और नेता बनाया। और आज उनके पास आप जाके देखें तो इन 5 सालों में मैं ये पूछना चाहता हूं नेताओं से, अपने उन विधायकों से, कि जिनके पास 5 साल पहले रहने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं थी, आज उनके भोपाल में, रीवा में, त्योंथर में बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां बन गई। तो क्या इसको व्यापार की श्रेणी में लिया जाए या इसको समाज सेवा की श्रेणी में लिया जाए? ये जनता के लिए आ रहे हैं या स्वयं के विकास के लिए आ रहे हैं? ये प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से। जी, जैसे अमित जी का प्रश्न है, उन्होंने हमारे माध्यम से पूछा है
हमारे जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी हमारे माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विंध्य की आवाज को पहुंचाएं और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आपके लिए वो निश्चित ही आप यहाँ पे रखें। आपका कोई वीडियो मैसेज है, आप हमारे चैनल की ईमेल आईडी पे उसे भेज सकते हैं। यदि वो मुद्दा, वो बात जरूरी होगी विंध्य के लिए, आपके लिए, तो हम निश्चित उसे चर्चा में शामिल करेंगे। हम चलेंगे एक बार प्रकाश जी के पास। प्रकाश जी, जी सर, आप चौथा क्षेत्र के मतदाता हैं और जैसे जी बात निकल के आ रही है कि वहां जातिवाद में चुनाव अंत में चला जाता है और जिस जात का बाहुल्य है आप भी उसी से आते हैं और आपके जो हाल ही में प्रत्याशी हैं वो भी कहीं ना कहीं उस जाति से ही नेतृत्व करते रहे हैं जो सत्ताधारी दल के प्रत्याशी हैं। लेकिन यहाँ बात ये निकल के आती है कि कल तक, जैसा अमित जी ने कहा कि टिकट मिलने के पहले तक जिस दल के सिद्धांतों पे उंगली उठाते थे, जो सिद्धांत थे, उनके जो बातें थी, उनमें वो प्रश्न चिन्ह उठाते थे, आज उसी का समर्थन करेंगे। और एक बात और है कि जिस पार्टी ने उनके दादाजी को उस अवस्था में कोर्ट के चक्कर लगवाए जब वो चलने की स्थिति में नहीं थे, व्हील चेयर में जाते थे, उनके पिताजी पे आरोप लगाए और आज उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो जनता कितना उनके साथ है? मतदाता के रूप में कैसे देखते हैं आप इसे? यहाँ तो सर जहाँ तक देखा जाए तो हमारी स्वयं की विचारधारा है सर कि ये गलत हुआ है। पार्टी इस तरह से नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि आदमी बेस से ही जो है तो जिस पार्टी से लगे हुए हैं कई पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो पार्टी बदलना थोड़ा सा उसका कहीं ना कहीं जो है तो हानि उठानी पड़ती है सर। और अब ये जरूर है कि अब त्योंथर में जो जातिगत चुनाव का रुख हो जाता है लास्ट में, और एक तो सत्ताधारी पार्टी भी है, तो उसका कहीं ना कहीं 50% तो बेनिफिट मिलेगा, चाहे कुछ करे या ना करे, चाहे भाषणबाजी हो चाहे ना हो सर। 50% तो मान के चलो वो सत्ता के कारण उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी चली हैं जो एक सुने होंगे सर, अंत्योदय, अंत का उदय। तो अंत का उदय तो हुआ तो नहीं खैर सर, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी है कि जो वहां तक पहुंची हैं, तो उसका भी बेनिफिट सर उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर अभी पिछले बार जो चीजें सर चली आ रही है कि हम लोग यही सोचते हैं कि अब इस पंचवर्षीय में शायद अब त्योंथर का विकास हो जाए, शायद हमारे गांव समाज का विकास हो, तो लालसा बनी रहती है सर। वो जनता की जो इच्छा होती है वो हम लोग देख करके चुनाव में वोट डालते हैं सर, पर वो मिलती नहीं सर। जीतने के बाद कोई भी कैंडिडेट अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है सर। हाँ, 5 साल सर बहुत होता है, अगर विकास कोई करना चाहे तो 5 साल कम नहीं है। इसके लिए जो है तो हम तमाम नेताओं से ये आग्रह करेंगे कि जो नायक पिक्चर बनी है अनिल कपूर की, उसको वो देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं कि विकास करने के लिए थोड़ा सा भी समय बहुत होता है सर, लेकिन नाम मात्र का विकास हुआ है। वो जमाना सर अलग था, वो कांग्रेस की पार्टी जब शुरू में आई थी, देश आजाद हुआ था, तो उसमें पैसा कम मिलता था सर। आज सर एक विधायक चाहे तो एक विधानसभा को स्वर्ग बना सकता है सर, एक जो है तो सांसद चाहे तो सर अपने जो है तो पूरे क्षेत्र को स्वर्ग बना सकता है। लेकिन ये पता नहीं इनका विधायक निधि या इनका सांसद निधि कहाँ खत्म हो रहा है कि उसमें हाथ ही नहीं लगा रहे हैं, कि वो सिर्फ अपने विकास के चक्कर में पड़े हुए हैं, सिर्फ अपना विकास करते हैं। क्योंकि जो अमित भैया अभी बोले हैं तो ये सही बात हुआ है कि विधायक बनते ही, सांसद बनते ही उनके घर गाड़ी बंगले ये सब बदल जाते हैं, पर लोगों का तो कुछ नहीं हमको देखने को मिल रहा है। हम लोग तो अच्छा, हम थोड़ा सा और चले पंचायती राज चुनाव की व्यवस्था में चले, वहां भी जो है तो यही हम लोग वहां पे भी ये हानि उठाए है कि लालसा बनी रहती, अब इस बार सरपंच आएंगे शायद थोड़ा सा विकास हो, तो ऐसा वहां पे भी नुकसान हुआ है कि कभी सरपंच भी अपना विकास किए, हम लोगों का विकास सर कभी ध्यान नहीं दिया गया सर। तो विकास के मुद्दे पर देखा जाए तो विकास किया जा सकता है, पर्याप्त तो बजट आता है, लेकिन विकास सर उस हिसाब से नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, न के बराबर हुआ है। ऐसा नहीं कि काम कुछ नहीं हुआ, एकदम शून्य है, न के बराबर काम हुआ है, लेकिन उस काम का सर 5 साल में देखा जाए तो कुछ भी गिनती नहीं की जा सकती सर। तो और हम चाहते हैं सर कि कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, कोई भी उम्मीदवार जीते, उसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक हर तरह से विकास हो सर। समाज में सुरक्षा व्यवस्था, सामंजस्य, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें जो है तो बहुत दूर रह जाती है सर। ये जो प्रकाश जी, जी सर, प्रकाश जी की बात को यदि हम मतदाताओं की तरफ से ही माने तो मतदाता को पता है
कि उसके हित में क्या है और क्या होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सभी पे बात कर रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि इनमें विकास होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं, और आप बिल्कुल नकार भी नहीं रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ है उसको उतना विकास माना नहीं जा सकता, जैसा आपने कहा। और आपने विधायक निधि की बात चलाई है। आपको बता दें कि पीआरएस जो है वो रिसर्च करती है विधायकों और सांसदों के जो कामकाज होते हैं और जो ये विधायक निधि, सांसद निधि खर्च करते हैं, और उसमें जो हमारे विंध्य के ही पूरे विंध्य की बात करें तो विधायकों का हिसाब नहीं है। अधिकांश विधायकों का हिसाब नहीं है कि उन्होंने वो पैसा कहाँ खर्च किया है, किस काम में खर्च किया है और क्यों नहीं किया है। ये जनता को पूछना होगा जब वो क्षेत्र में होते हैं, और अभी क्षेत्र में होंगे। ये वही वक्त है जब वो सबसे ज्यादा क्षेत्र में होंगे। तो आपके जो मूल मुद्दे हैं, एक मतदाता के तौर पर यदि आपको पता है तो आपको प्रश्न पूछना होगा। यदि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, जो आपके मूल मुद्दे हैं जो जरूरी है आपके लिए, उसमें प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कैसे सुधार होगा। अंकित जी, जी कैसे देखते हैं आप जो अभी बात चल रही थी जिसमें प्रकाश जी ने अभी अपनी बात रखी है, इसको कैसे देखते हैं कि हम जिन सिद्धांतों की बात करते हैं वो कोई भी हो, और हम नीतियों की बात करते हैं, हम अपने आदर्श की बात करते हैं, लेकिन वो आदर्श कैसे बदल जाते हैं, कुछ ही घंटों में बदल जाते हैं। तो यदि हम अपने आदर्शों से समझौता कर सकते हैं तो जनता के हित से और जनता का जो मुद्दा है उससे क्या समझौता करने में हमें कितनी देर लगेगी, क्या कहते हैं आप इस पर? पहले तो प्रकाश जी ने एक बात कही कि त्योंथर की जनता जो है वो इंतजार में चली गई है, कि वो सिर्फ इंतजार कर रही है कि काश कुछ बेहतर होगा। तो मैं दरअसल साहित्य से बड़ा रुझान है मेरा, तो एक एब्सर्डिटी होती है। अल्बेयर कामू एक बड़े राइटर हुए हैं, उनकी जो लेखनी है उसमें उनके जो पात्र होते हैं वो यही करते हैं, इंतजार करते हैं कि कल हो सकता है मैं समुंदर के किनारे रहूं और सूरज की लालिमा मेरे चेहरों को स्पर्श करे। वो सिर्फ सोचते हैं, उनके लेखनी में यही है। तो ऐसे ही त्योंथर का हाल है कि काश मैं समुद्र के किनारे उन लहरों को देखूंगा और सूरज की लालिमा स्पर्श होगी मेरे चेहरे पर और मैं खुशहाल जीवन जीऊंगा। तो वो दरअसल इंतजार ही रहेगा प्रकाश जी, क्योंकि किसी भी नेता को दोष देने से बेहतर है, मेरा मानना है कि स्वयं मतदाता इसका जिम्मेदार है। कारण आप 5 साल किसी व्यक्ति को कोसते रहेंगे और अगर आपके यहाँ तेरहवीं है, कंछेदन है, मुंडन है या शादी है, विधायक जी आ गए तो आप फूले नहीं समाते हैं। आप कहते हैं विधायक जी मेरे यहाँ निमंत्रण में आ गए थे, काम खत्म। आपका सारा सुख दर्द सब दूर, दुख एकदम खुश हो जाते हैं कि चलिए विधायक जी मेरे दरवाजे में आ गए, फोटो खिंचाए। ऐसा नहीं होता है। दरअसल मतदाता को ये तय करना होगा, जो चुनाव है वो किसी भी धार्मिक या किसी भी ऐसे जाति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जो भी चुनाव है, जो भी प्रत्याशी है, आपको उसका कंक्लूजन निकालना चाहिए कि आप वो व्यक्ति बेहतर है कि नहीं है, वो अगले 5 वर्ष कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। और सवाल की बात है तो सवाल तो किसी की हिम्मत ही नहीं है, को पूछने बेचारा, क्योंकि उसको तो आधार कार्ड बनवाने के लिए 50 चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसी बैंक के, उसी जहाँ आधार कार्ड बनता है, उसके पास समय नहीं, वो काम छोड़ के आधार कार्ड बनवाता फिरता है। तो वो सवाल कैसे पूछ ले? एक सवाल ये भी है, एकजुटता नहीं है मतदाताओं में किसी तरह का, कि वो तय कर पाएँ कि मुझे किस तरह का व्यक्ति चाहिए। और ये सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा। किसी भी तरह की जानकारी नहीं है आपके पास, आप पढ़ते नहीं हैं कि आपको किस वे में जाना है, आपको विधानसभा को, अपने विधानसभा को कहाँ ले जाना है, आप कैसे सवाल करेंगे। तो मेरा निवेदन है, जितने भी मतदाता हैं त्योंथर विधानसभा के, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस बार का चुनाव किसी भी पार्टी विशेष पर ध्यान मत दीजिए। आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपकी समस्याओं का समाधान करे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं कमाता है, स्वयं खाता है, स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कोई नेता या कोई पार्टी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कमाने के लिए नहीं कर सकती है। बस जब उसको कहीं भी, कहते हैं ना, गाड़ी जब रुक जाए तो नेता या किसी भी व्यक्ति का धक्का देने का काम होता है कि वो धक्का दे दे, उसकी मदद कर दे तो उसकी गाड़ी चल पड़े। बस ऐसे नेता की आवश्यकता है जो उनकी मदद कर सके और उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। और रही बात, बाकी तो सब केंद्र पर निर्भर होता है।
केंद्र की योजनाओं पर निर्भर होता है, तो वो उन योजनाओं को उनसे इंट्रोड्यूस कर सके, उनको समझा सके कि आपके बच्चे के लिए है या आपके परिवार के लिए है। तो आपको इस बार सबसे मेरा निवेदन है कि आप पार्टी विशेष पर ना जाकर व्यक्ति विशेष पर जाएं और मतदान करें, और ऐसे ही व्यक्ति को मतदान करें जो आपकी मदद कर सके। अंकित जी ने अपनी बात रखी है कि कैसा व्यक्ति हो, कैसा जनप्रतिनिधि हो। निश्चित ही हमें अपने क्षेत्र के मुद्दे जो महत्वपूर्ण है आपके क्षेत्र के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। और वो व्यक्ति हो या पार्टी हो, कौन बेहतर कर रहा है आपके क्षेत्र के लिए, ये ध्यान रखना चाहिए। एक सामान्य सी बात है जो अंकित जी ने कही है और अपने ही क्षेत्र के लोगों से उन्होंने कही है। अमित जी, जो ये बात चल रही है कि जनप्रतिनिधि कैसा हो और कैसा व्यक्ति एक बेहतर नेतृत्व कर सकता है, देखिए क्या कहते हैं अखंड भैया मैं बिल्कुल शुक्ला जी की भी बात से सहमत हूँ, अंकित भैया की भी बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे संशोधनों की जरूरत है, बहुत सारे संशोधनों की। अभी कुछ अपन बात करें, जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो राशि आती है, वो मुझे लगता है 2 लाख के आसपास आती है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम है, शायद शुक्ला जी को मालूम हो, लेकिन आपको एक एग्जैक्ट फिगर। गांव में 1.5 लाख है सर, शहरों में जो 2.5 लाख तक है। अच्छा, तो ये 1.5 लाख रुपए आती है। अखंड भैया, आप हमारे त्योंथर क्षेत्र में जाके हमारे यहाँ के आप यात्री प्रतीक्षालय देख लीजिए, तो उन यात्री प्रतीक्षालयों की स्थिति ये है कि आप अपने परिवार के साथ वहां पर बस के लिए या किसी गाड़ी के लिए इंतजार नहीं कर सकते। कारण ये कि वो इतना तपते हैं कि अगर आप खुले में खड़े हो तो ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, बजाय आप यात्री प्रतीक्षालय में खड़े हो जाएं। और उन यात्री प्रतीक्षालयों के लिए 2.5 लाख रुपए आवंटित होता है, जिसमें 35 से 40% विधायक जी का कमीशन होता है। ये रोजगार जो है विधायक निधि का होता है। ऐसे अगर इन विसंगतियों के साथ कोई भी आज क्यों दल बदल हो रहा है? दल बदल हो रहा है विधायक बनने के लिए। विधायक को एक रोजगार मान लिया गया है। जैसे एक आईएएस बनता है, एक पीसीएस बनता है, नीट क्वालिफाई करता है, आईआईटी में लड़का जाता है, उसको अपना भविष्य दिखता है, इसके लिए वो अपना जी जान लगा देता है। इसी तरह जब विधायक बनने की बारी आती है तो वैसा ही कंपटीशन होता है अखंड भैया। क्यों? क्योंकि उसको रोजगार दिखता है, ना केवल 5 साल का, ना केवल 5 साल का, उसको दिखता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये हम ट्रांसफर कर पाएंगे। अभी आप बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात शुक्ला जी ने कही कि भाई बिंद के बहुत बड़े नेता का चेहरा या उनकी अगली पीढ़ी हमारे त्योंथर में आई है, स्वागत है उनका। लेकिन स्वागत तो कर रहा हूं मैं, लेकिन आप बताएं कि उनके 2 स्टेटमेंट, ये प्रश्न है और ये जनता को जानना चाहिए, मतदाताओं को भी पूछना चाहिए। जब वो आपके पास वोट मांगने आए या मेरे पास वोट मांगने आए, शुक्ला जी के पास वोट मांगने जाएं, तो शुक्ला जी को या हमारे सभी मतदाताओं को ये पूछना चाहिए कि जब आपने 17 सितंबर को जो बात कही थी मंच से माइक के साथ में, और जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोपाल में बात कही है, उन दोनों को कैसे समझा जाए या कैसे माना जाए? तो ये प्रश्न पूछने की जरूरत है इन विधायकों से। और मैं ये कहूंगा कि जैसे अंकित ने कहा, ना केवल पार्टी को आप चुनिए, आप इंडिविजुअल को चुनिए, एक प्रत्याशी का मूल्यांकन कीजिए कि उसने अपने जीवन में, उसने अपने जीवन काल में हमारे लिए या हमारे साथ, या मैं कितना सहज हो पाऊंगा जब वो त्योंथर के विधायक हो जाएंगे, तो उनसे मिलने में मैं कितना सहज हो पाऊंगा और मैं अपनी बात को उनके पास तक पहुंचा पाऊंगा। क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व तो विधानसभा में वही करने वाले हैं ना, तो वो हमारी बात को विधानसभा में कितना रख पाएंगे, कितना रायपुर को तहसील बनाने की बात कह पाएंगे, या ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे, हमारे लोगों को छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित हो पाएंगे जिससे वहां का रोजगार स्थापित हो पाएगा। बहुत सारी
समस्याएं। अब आप समझिए कि हमारे यहाँ घूमा में एक जगह बना दी गई जिसको इंडस्ट्रियल एरिया बोला गया, और उस इंडस्ट्रियल एरिया में आप चले जाएं तो आज तक एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है। हम कैसे उन युवाओं को रोजगार के लिए कह पाएंगे कि आप पढ़ाई कीजिए, आपको रोजगार हम यहाँ देंगे, आपको हम मैनेजर यहाँ बढ़ा देंगे, आप एमबीए करके आइए, बड़ा उद्योग हमने बना के रखा हुआ है, वहां हम लोगों को रोजगार दे देंगे। कैसे हम कह पाएंगे? इस विषय पे पर किसी ने बात नहीं की और न कोई कर रहा है। केवल ये बात कर रहे हैं कि हम 1200 दे रहे हैं तो हम 3000 दे देंगे। भैया आप 3000 ना दो, हाथ जोड़कर निवेदन है कि 3000 मत दीजिए, 1200 रुपए मत दीजिए, हमें अपंग मत बनाइए। हमें ये हर मतदाता को ये विरोध करना चाहिए कि 1200 3000 जो भी आप दे रहे हो ये मत दो, हमें साधन दे दो, हमें व्यवस्थाएं दे दो, जिससे हमारा बच्चा, हमारी अगली पीढ़ी अच्छी एजुकेशन ले पाए, अच्छी सुरक्षा ले पाए और अच्छे रोजगार को स्थापित कर पाए। या हम बात तो इन सब चीजों की कर रहे हैं, 2000 रुपए या 3000 रुपए या 1200 रुपए दे देने से हमारा आपका घर नहीं चलना है या किसी मतदाता का घर नहीं चलना है। अल्टीमेटली उसको जाके कहीं ना कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी और उस मजदूरी के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। या मजदूरी करेगा या अपराध करेगा, ये डेफिनेट है, ये श्योर है, निश्चित रूप से आप मान के चलिए अखंड जी कि अगर ऐसे ही बंदर बांट होगा, और ये पैसा किसका है? उसी जनता का है जिसके लिए उद्योग लगाने चाहिए थे, अच्छी रोड बनानी चाहिए थी, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जानी थी, जिससे लोगों की चैन स्केचिंग ना हो, लोगों के जेब ना कटे, रात में गाड़ियां रोक के लूटपाट ना हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए थी। तो मुझे लगता है ये बंदर बांट ना करके, ये खैरात ना बांट के, और हमें हर व्यक्ति को मजबूत बना दें जिससे हम अपना रोजगार स्थापित कर सकें, अपने आप को रोजगार के लिए व्यवस्थित बना सकें, वो स्किल हमारे अंदर डेवलप कर दें, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर वो स्किल डेवलप करें, जिस स्किल को लेके हम कहीं भी जाएं तो हमें एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हम कर पाए, ना कि ये बता पाए कि मैं उस प्रदेश से आया हूं जहां 3000 रुपए की खैरात मिलती है या 1200 रुपए की खैरात मिलती है। अमित जी ने यहाँ पे बहुत सारी बातें रखी हैं, और जिस प्रकार से अमित जी ने अपने सुझाव रखे हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप भी अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उनको निश्चित ही हम उचित मंच प्रदान करेंगे। साथ ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ पर अंकित जी के पास चलूंगा मैं। अंकित जी, आप अपने विभिन्न कार्यों से बाहर जाते रहते हैं, त्योंथर क्षेत्र से बाहर भी आपकी विजिट होती रहती हैं। आपने लगभग देश के महत्वपूर्ण हिस्सों का भ्रमण किया हुआ है युवाओं का नेतृत्व करते हुए। तो कैसे देखते हैं कि क्या मूल मुद्दे थे आपके त्योंथर क्षेत्र के? और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा कि जो बात त्योंथर से निकल के आ रही है, निश्चित ही हम अभी सभी विधानसभाओं पे चर्चा करेंगे और विंध्य की भी बात करेंगे, तो पूरे विंध्य में भी इस तरह के मामले और इस तरह के मुद्दे निकल सकते हैं। ये केवल त्योंथर की अकेले की समस्या नहीं है, इसी प्रकार से अन्य क्षेत्र भी जूझ रहे हैं, क्योंकि विंध्य में बेरोजगारी, गरीबी और पलायन सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा। तो वो नेतृत्वकर्ता पे प्रश्न उठाता है, जो भी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं लोग। और वर्तमान सत्ताधारी दल तो कह रहा है कि हमने रोजगार के पर्याप्त अवसर दे दिए हैं, लोगों को खुशहाल कर दिया है, चारों ओर खुशहाली है। लेकिन जब हम क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं, प्रकाश जी जैसे मतदाता से बात करते हैं, तो यहाँ सामने बात आती है कि अभी भी लोग रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए ही अपनी आस लगाए बैठे हुए हैं। तो जनता के जो मूल मुद्दे हैं, या हम आपके त्योंथर के हिसाब से ही देखें कि त्योंथर के जो मूल मुद्दे थे, मूल मांग थी, वो कहां तक पूरी हुई है, या कौन सी मांग है जो आप चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे? अंकित जी। पहले तो मैं अमित भैया के जो बात थी उसका जवाब दे देता हूं। आपने कहा कि प्रतीक्षालय के नीचे कोई परिवार खड़ा नहीं हो सकता, इससे मैं असहमत हूं। उस प्रतीक्षालय के नीचे अब आवारा पशु जरूर बैठ जाते हैं बेचारे, उनको एक स्थान मिला है। इतने 2.5 से लेके 3.5 लाख का बजट होता है, और इससे दयनीय स्थिति हमारे देश की, हमारे प्रदेश की नहीं हो सकती है कि जहां आवास के लिए 1.5 लाख रुपए दिया जाता है और यात्री प्रतीक्षालय के लिए 2.5 से 3.5 लाख रुपए। यह अरबों का घोटाला है सर। सीधे तौर पर
देखते हुए सारा मतदाता, सारा देश सब देख रहे हैं, पर सब आंख मूंद लिए हैं। दूसरी बात, रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिला मिल रहा है। विधायक जी को, विधायक जी के हाँ, पीए को, जी जी, है ना। और भी जो सरकारी पैसा तंत्र है सबको रोजगार मिला है और सबको पैसे पैसा मिल रहे हैं, उड़ाने सबका का। विकास हो रहा है। और दूसरी बात जो लेकिन तहसील यहाँ पे एक बात जोड़ूंगा मैं कि जो ये शासन से नियम निर्धारित है वो तो एजेंसी को कार्य दिया जाता है। आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो एजेंसी को कार्य दिया जाता है, कोई न कोई उसमें संस्था रहती है, वो कार्य करती है और पूरा कलेक्टर तक का तंत्र उसमें रहता है देख रेख के लिए। उसके बाद भी ये सब कैसे हो जाता है? जी अंकित जी, अपनी बात रखें आप। ये ऐसे हो जाता है कि एजेंसी भी चिन्हित होती हैं कि फलाने साहब की सरकार आएगी तो फलाने का काम मिलेगा, और फलाने साहब की सरकार आएगी तो फलाने साहब को मिलेगा। तो वो सब दिखावे का एक वो है। मैं प्रशासनिक तौर पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं इशारे इशारे में थोड़ा सा आपको समझा दूंगा कि ये सब कहने मात्र के लिए है। जिस तरह एजेंसी काम करती है उसी तरह प्रशासन भी काम करता है। ये सब बंटे हुए हैं, ये फलाने गुट के हैं, ये फलाने गुट के हैं, चाहे प्रशासन हो चाहे एजेंसीज हो, वो सेम काम करती हैं। दूसरी बात आते हैं कि तहसील की बात हुई, रायपुर सनौरी की। ककराहा एक लास्ट ग्राम पंचायत या ग्राम ककराहा के आगे से जो है उत्तर प्रदेश लग जाता है। लगभग जो है रीवा जिले से 125 किलोमीटर की दूरी है। 125 किलोमीटर की दूरी है। आप ये आपके अंदर ये सिहरन पैदा होनी चाहिए कि सोचिए, कोई व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट आता है, तो वो क्या 125 किलोमीटर की दूरी रीवा जिला तय कर सकता है? क्या वो किसी को भी कोई भी इमरजेंसी हुई, क्या वो पहुंच सकता है? तो जब बात आई मऊगंज को जिला बनाने की, जब बात आई मऊगंज को जिला बनाने की, जब बात आई रायपुर सर्कल को मऊगंज में सम्मिलित करने की, जिसकी महज दूरी 50 मिनट हो सकती है, भविष्य में अगर वो पहाड़ फूट जाता है तो महज 50 मिनट भी नहीं 40 मिनट हो सकती है। तो आप उस नजरिए से नहीं देखते हैं, क्योंकि कल वहां जिला अस्पताल भी होगा, वहां मूलभूत सुविधाएं भी होंगी, जिला जिला होता है। तो आप उस विषय पर ख्याल नहीं रखते हैं, आप तो वोट पर केंद्रित होते हैं। मैं ये कहता हूं, पिछला 5 साल त्योंथर जिला का, सॉरी माफी चाहता हूं, त्योंथर विधानसभा का सबसे काला दिन, सबसे दयनीय स्थिति वाला दिन गुजरा है, जिसमें जनता ने कह दिया है, चिल्ला दिया है, हाहाकार हो गया है कि बस अब आपको हम दोबारा नहीं देख सकते हैं, हम दोबारा आपको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो शायद पार्टी को यह ध्यान आया कि अब इनको नहीं, अब किसी और को इस बार हमें झलाना है, इस जनता को। तो ये अंकित जी, जब लोगों ने कह दिया अब हम आपको नहीं देख सकते हैं, तो पार्टी ने इसीलिए जो दूसरे साइड से जिनको देखना था उन्हीं को बुला लिया। इसीलिए इसीलिए तो मैं कह रहा हूं लगातार कि धन्य है मतदाता मेरा। मतदाता मेरा भोला नहीं है, इसे भोला नहीं कहते हैं। भोला को समझाया जा सकता है, ये गोला है, गोला को लंबा नहीं किया जा सकता है, ये गोला गोला रहता है। तो ये तो गलत निर्णय लेता है। मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस रहता हूं हमेशा से वो मतदाता के ऊपर, और खास तौर पर युवाओं के ऊपर। युवा जो है, सोचिए, आपके पास किसी तरह की वैचारिक स्थिति नहीं है, आप अपने विधानसभा में रहने की हिम्मत नहीं है, आप 4 साल 11 महीने बंबई, दिल्ली, बनारस, कलकत्ता कमाइए, 50% आबादी बाचमैनी करते करते मरी जा रही है, गाड़ी चलाते चलाते मरी जा रही है बड़े शहरों में। वो 1 महीने के लिए हम मतदान करेंगे, ये पर्व है, अरे पर्व में बुला लिए, वो वोट दे दिया, फिर फोटो खिंचा लिया, फिर लिख दिया सोशल मीडिया में कि भैया जी के साथ। अरे भैया जी के साथ बस अभी, अगले 5 साल में कभी कह देना, क्योंकि तुम्हारे पास समय ही नहीं है, तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम्हारे बेटी की फीस जमा करनी है, तुमको फला काम करना है, तुम 5 साल रह ही नहीं पाओगे, तुमको वनवास है, क्योंकि तुमको कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी यहाँ पे। तो ये दरअसल मतदाता को ही, हर बार मैं घूम फिर के मतदाता पर ही आऊंगा। और दूसरी बात पर अगर हम जाते हैं, अगर आप समूचे प्रदेश की बात करेंगे, तो
एंटी इनकन्वेंसी बहुत तगड़े से है सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है, लोगों में। पर दूसरी भी पार्टी के लिए लोगों के पास कोई विशेष तौर पर ना चेहरा है, ना कोई मुद्दा है। वो बस वैसा ही है कि हम दाल खा रहे हैं, चलो हो गया, कुछ और दे दो, उसके चक्कर में हम ले लेते हैं, कोई सब्जी ले लिए। तो ये हो सकता है, ये बड़ा उलटफेर हो सकता है कुछ और खाने के चक्कर में। बाकी दूसरे भी पार्टी के पास कोई विशेष तौर पर ना चेहरा है, ना कोई मुद्दा है, क्योंकि आपने जिन मुद्दों का ऐलान किया कि हम फला फला चीज करेंगे, तो यहाँ पहले ही इसकी पूर्ति कर दी गई, उसको पहले ही दे दिया गया, उसको पहले ही कॉपी पेस्ट कर ली गया। आप उसको कैसे कर पाएंगे? अब आपको, हम त्योंथर की बात करते हैं, अगर हम जीतने की बात करते हैं, जिनको अभी प्रत्याशी बनाया गया है, तो हम नाम ले सकते हैं क्या? हम नाम पर चर्चा कर सकते आप हैं? मतदाता हैं वहां के, अपने जनप्रतिनिधि का बिल्कुल नाम ले सकते हैं। हाँ, मैं पहले सबसे बड़ी पार्टी इस देश की भारतीय जनता पार्टी पर आते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अब हम बात करते हैं जो वहां 5 साल ग्राउंड लेवल पर काम किए, पहला नाम मैं लेता हूं सोनल शर्मा, जो जिला पंचायत का चुनाव भी जीते और बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। मैं उनकी कार्यशैली देखता रहता था, उनसे बीच बीच में चर्चाएं भी होती रहती थी। दूसरा नाम आता है प्रशांत पाठक, जो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। तीसरा नाम आता है हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय तिवारी जी के बेटे रमाशंकर, हाँ तिवारी जी। जी के बेटे तिवारी जी। चौथा नाम हम्म देवेंद्र सिंह जी का आता है। अब मैं ये सवाल करता हूं, देवेंद्र सिंह जी तो दूसरी पार्टी में चले गए दूसरी पार्टी में चले गए। तो हम्म मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आपने जो ये निर्णय लिया है, जो आपने ये निर्णय किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है, तो क्या ये आपके कार्यकर्ता इतने शालीन, इतने निष्पक्ष, इतने ईमानदार हैं कि ये आपके पार्टी की मदद कर पाएंगे, आपकी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर इनका चुनाव निकलता है तो क्या इनका नंबर आएगा? हम्म क्या इनका नंबर आएगा? नहीं आएगा। सीधा सीधा जवाब है कि नहीं आएगा। क्या ये पूरी तरह से मदद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, वर्तमान में बीजेपी को जिताने का कार्यकर्ता कर रहा है, तो इस बार हराने का कार्य भी, जहां भी हारेगी पार्टी, उनका कार्यकर्ता ही करेगा। अब आते हैं हम रमाशंकर पटेल पर। रमाशंकर पटेल जी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या रही है, जो हम जातिवाद और जो ब्राह्मणवाद पर हम चर्चा करते हैं लगातार, पहली बार वो चुनाव लड़े तो पश्चिमी उनका अच्छा था, वहां पे पटेल और कई जाति के लोग हैं, वहां से उनको वोट मिला। पूर्वी में ब्राह्मण ज्यादा रहते हैं, तो वहां से उनको बढ़त नहीं मिल पाई, वो चुनाव हार गए। दूसरी बार उनको पूर्वी ठीक हुआ तो पश्चिमी उनका गड़बड़ हो गया। तीसरी बार उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या का सबब रहा है, उनको ये कहा गया है कि ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मण का सम्मान नहीं करेंगे, ब्राह्मण के खिलाफ रहेंगे। क्या वो ब्राह्मण को साध पाएंगे? और अगर वो ब्राह्मण को साध लेते हैं तो उनका चुनाव निकल सकता है। पर हम्म मैं वो कह रहा हूं कि हमारा जो मतदाता है वो बेचारा बहुत भोला है, गोला की तरह। तो हम्म ये फिर से उसी, मुझे जैसा लग रहा है, वो फिर से उसी स्थिति में जाएगा जो पिछले 5 साल पहले हुआ था। क्योंकि एक लास्ट चुनाव के पहले चर्चा हुई थी कि बेचारा गरीब ब्राह्मण है, उसके पास रहने तक का घर नहीं है, पिताजी अभी एक्सपायर कर गए हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम उस ब्राह्मण के साथ खड़े रहें। और हमारा देश का सशक्त ब्राह्मण, जो इस समय त्योंथर का ब्राह्मण खास तौर पर, जो बिल्कुल सक्रिय है और पिछले बार भी सक्रिय रहा, अपना पैसा, अपना तेल, अपनी चाय, अपना पान मसाला लगाकर उनको चुनाव लड़ाया और उनको जिताया। वो उसी ब्राह्मण को धोखा नहीं, तलाक दे दिए। पूरे 5 साल तलाक दे दिए। तो क्या इस वर्ष भी, इस चुनावी वर्ष में भी मेरा बेचारा मतदाता इसी का शिकार होने वाला है, या वो किसी और पार्टी के साथ जाएगा? ये निर्णय मतदाता के हाथ में।
अंकित जी ने जैसे कहा है, एक मतदाता के तौर पर भी और एक युवा नेतृत्वकर्ता के तौर पर भी यदि हम देखें इनकी बातों को, तो बहुत सारे तथ्य रखे इन्होंने, सवाल भी छोड़े हैं जनता के लिए भी, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी। सब कुछ पता होने के बाद भी हम क्यों जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटक जाते हैं। हम अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी, कपड़ा, मकान जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनसे हम हट जाते हैं और जाति, धर्म और इन सब बातों में बट जाते हैं, और इस ये बटे होने का फायदा कोई ना कोई उठा लेता है। हम क्यों, जैसा अंकित जी ने कहा कि 4 साल क्यों प्रश्न नहीं करते हैं, और वो प्रश्न तब तक आपका नहीं सुना जाएगा जब तक आप अकेले पूछेंगे, आप संगठित रहेंगे, और आप जब भी आपके जनप्रतिनिधि कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के लोग हों, आप उनसे सवाल करेंगे तो वो कभी न कभी तो जवाब देंगे। चलेंगे अमित जी के पास। अमित जी कुछ बातें अपनी रखना चाह रहे थे जब अंकित बोल रहे थे। जी अमित जी। अखंड जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अंकित ने कहा, बहुत अच्छी बात कही अंकित ने। मैं अंकित को एक बताना चाहूंगा ये कि अंकित जी, ये पार्टियां नहीं रही हैं, अब ये प्राइवेट लिमिटेड हो गई हैं, ऐसा मान लिया जाए। और ये जो मतदाता है ना, ये जो क्षेत्र की जनता जिसे आप कहते हैं, ये कंज्यूमर है, ये कस्टमर है, और इसको वोट लेकर, अभी वोटिंग राइट्स है, इस वजह से ये जनता के पास जा रहे हैं। अदरवाइज ये वहां जाए भी ना, क्योंकि ना तो पार्टियों के मौलिक सिद्धांत बचे हैं, ना तो किसी प्रत्याशी का कोई मौलिक सिद्धांत बचा हुआ है, ना इनके कोई उद्देश्य बचे हुए हैं। इनका केवल एक उद्देश्य है, सरकार बनाओ, बांटो खाओ, और फिर आ जाओ। अभी अंकित ने बात की सोनल भाई साहब की, कौशलेश तिवारी जी की, और भी बहुत सारे लोग जो पार्टी के लिए लगे हुए थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। अंकित ने कहा कि इनका नंबर तब आएगा जब ये हार जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि तब भी इनका नंबर नहीं आएगा। हो सकता है 10-25 करोड़, 100 करोड़ का आसामी कोई नया आ जाए और वो पैराशूट से फिर से उतर आए, तब इनका भी क्या होगा। ये तो इनसे बड़ा कोई इन्वेस्टर नहीं आया, ऐसा कहिए, इनसे बड़ा कोई निवेशक नहीं आया, इसलिए इनको टिकट मिल गई। इनसे शायद इनसे बड़ा कोई ब्राह्मण निवेशक आता तो हो सकता है उसको टिकट दे दी जाती। इनका कोई निवेश क्षेत्र में नहीं हुआ है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कुछ भी नहीं है। केवल इतना है कि इन्होंने एक निवेश जो हमारे सेंट्रल ऑफिस में, या ये कहें कि उस कंपनी के सेंट्रल ऑफिस में जो भोपाल में फिर दिल्ली में होते हैं, वहां जाके इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, अपना निवेश किया है, और वहां से ये टिकट वगैरह जो भी प्रत्याशी बन के चले आए हैं। तो अंकित, आप ऐसा समझें कि आने वाला समय इनको हरा के आपका नंबर आएगा, ये कोई निश्चित नहीं है। या इसके बाद आप ये हार जाते हैं, स्वतः हार जाते हैं, तो इनका नंबर आ जाएगा, ये भी ठीक नहीं बात। हो सकता है मैं ही खुद 100-200 करोड़ कमा लूं कहीं से और मैं ही आ जाऊं, तो इसमें कोई दो मत नहीं होगा कि कल मैं भी हो सकता है इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से प्रत्याशी बन जाऊं और आप लोगों के बीच में आऊं तो आपको शायद वोट देना पड़े। जी, अमित जी ने जैसा कहा है कि लोग पैराशूट से भी उतरते हैं, प्रकाश जी के पास बिल्कुल चलेंगे। एक इस चर्चा में वो मतदाता की भी भूमिका में है और हमारे साथ बातें भी रख रहे हैं। प्रकाश जी, क्या कुछ कहना है? ये जो सारी घटना चल रही है, ये बातें चल रही हैं जो दोनों तरफ से, और आप तीनों ही त्योंथर क्षेत्र के जानकार हैं। जी सर, ये जो अंकित सर जी बोले हैं कि त्योंथर, जहां तक मेरा परसेप्शन भी है, तो ऐसा लग रहा है कि त्योंथर फिर से 5 साल उपेक्षा का शिकार जो है होने वाली है सर। यदि जो है यहाँ पे कांग्रेस भी जीतती है तो भी भविष्य जो है तो संकट में दिख रहा है, और बीजेपी तो उसका तो देख ही लिए 2 पंचवर्षीय लगातार। और फिर यहाँ पे अब ये देखने को मिल रहा है कि क्या बीजेपी फिर से आएगी कि नहीं।
ये भी जरूरी है कि सत्ता परिवर्तन वहां की चाहती है जनता। जनता इतना उब गई 10 साल से कि वहां की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, लेकिन वही जातिगत जो है चुनाव का जो लास्ट में रुख बनता है वो भी हमको कहीं ना कहीं सामने दिख रहा है, उसको हम स्पष्ट नहीं कह सकते लेकिन ये है कि अब त्योथर फिर से जो है सर पिछड़ी 5 साल पिछड़ी ही रहेगी सर। और रही बात विकास, जहां तक हमने देखा है कि आज तक जो है कितने साल हो गए सर, नहर जो है तो अभी तक त्योथर के किसी भी ऐसे बने जो मेन रूट है वो भी त्योथर के लास्ट कोने तक नहीं पहुंच पाई है। जहां तक ककरहा जो है लास्ट हमारा बॉर्डर है यूपी का, वहां तक मुख्य अगर नहर की मुख्य शाखा पहुंच गई होती तो भी हम मानते कि कुछ काम हुआ है, तो वो भी काम नहीं हुआ सर। सड़क हमारा स्वयं का सर गांव ऐसा है कि जो वहाँ की आज प्रधानमंत्री स्कीम चल रही सर कई सालों से, आज भी हमारा गांव सड़क से पिछड़ा हुआ है। हमारे बगल में ग्राम पंचायत सोनौरी है सर, वहाँ का जो है तो पूरा वो गांव अभी तक सड़क से जो है पिछड़ा हुआ सर, सड़क से नहीं जुड़ा हुआ सर। ऐसे कई तमाम त्योथर में ग्राम पंचायत है जहाँ पे कि न के बराबर कुछ माने सरपंच भी कुछ काम नहीं कर पाए सर। तो कहीं ना कहीं से यदि शासन सत्ता सही होता, शासन प्रशासन सही होता तो काम होता। तो बीजेपी का कार्यकाल जैसा ये 2 पंचवर्षीय गया है, ऐसा ही अगर फिर से बीजेपी आएगी तो फिर से ऐसी ही जो है तो उपेक्षा का शिकार त्योथर बनने वाली है। अब कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस को इतना न बजट मिलेगा न कोई सहयोग मिलेगा सर। ये हमारा निजी परसेप्शन सर है वहाँ के कि ये हमको देखने को मिल रहा है सर। तो असमंजस तो है सर कहीं न कहीं। मैं अंकित को एक सलाह देना चाहता हूं। अंकित ने बड़ी अच्छी बात कही कि ककरहा में किसी व्यक्ति को कार्डियो का अटैक आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पूजन सामग्री की दुकान जाना चाहिए, क्योंकि वो ना तो हॉस्पिटल पहुंच पाएगा, ऐसी आपके पास सड़क व्यवस्था भी नहीं है, और ना ही ऐसी कोई चिकित्सा व्यवस्था आपके आसपास चाक घाट या, और ये बड़ी गंभीर बात है। तो उसको मुझे लगता है पूजन सामग्री की दुकान जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसका वहीं से सारा निराकरण होना है। और ऐसी चिकित्सीय व्यवस्था हमारे त्योथर में है कि उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि अभी बात चल रही है त्योथर विधानसभा को लेके, और सभी ने बातें रखी हैं अपनी, अमित जी ने, प्रकाश जी ने, अंकित जी ने। इन बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि त्योथर क्षेत्र में, त्योथर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य होने थे वो अभी उतनी मात्रा में नहीं हो पाए हैं। अभी भी वहां विकास की दरकार है और एक अच्छे प्रतिनिधि की दरकार है, और ये वक्त है जनता के लिए। और जनता निश्चित ही जिस दिन मतदान हो वो अपने अधिकार का उपयोग करे, अपने कर्तव्य को भी निभाए। सभी लोग जाके मतदान करें और अपने क्षेत्र का भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य सुरक्षित करें। अपना पंच 100 में आज त्योथर विधानसभा पे चर्चा हुई, वहां की जो राजनीतिक घटनाक्रम है उन पे चर्चा हुई। हमारे साथ इस चर्चा में अमित गौतम जी शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी धन्यवाद। अंकित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े और युवाओं से जुड़ी बातें, त्योथर से जुड़ी बातें आपने यहाँ रखी हैं, आपका भी धन्यवाद। आज के लिए अपना पंच 100 में इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विंध्य की आवाज और जो मूल मुद्दे हैं आपके, उनको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितनी दूर तक इस आवाज को पहुंचाएंगे उतना सशक्त होगी आपकी आवाज। और जो आपके मुद्दे हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो आपकी बातें हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए 100 में इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा आपके लिए महत्वपूर्ण और विंध्य के लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।